Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो फार्मासिस्ट की पोस्ट आ चुकी हैं उनको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जीडीसी आपको यहां पे लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर DSSB फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन जो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। इन द लास्ट ईयर ये DSSB की जो हमारी पोस्ट आई थी वो 2021 में आई थी और वहां पे आपके क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द फार्मा सब्जेक्ट्स एंड सिमिलर 100 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स, ये टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर हुआ था। और पहले मैं इससे पहले आगे इसकी पूरी एनालिसिस करूं उससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर जो 2021 में DSSB फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था एक बार पहले उस प्रॉपर ओरिजिनल पेपर को देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपने इन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू। यहां पे आप देखोगे आपके यहां पे टोटल जो मार्क्स हैं वो 200, टोटल जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम, 200 के नंबर के यहां पे पेपर होने वाला है और जो टोटल इसमें क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं वो भी आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पे जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन 1 में आपका पहले जनरल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ईच नंबर क्वेश्चंस कैरिड आउट द 1 मार्क्स, टोटल मार्क्स इस सेक्शन के 20 मार्क्स। अब आप यहां पे आप देखोगे आपके कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चंस के बाद कहां पे गए, यहां पे 20 क्वेश्चंस के बाद आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। सिमिलर यहां पे आप देखोगे 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के ये भी आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करोगे, सिमिलर अगर आप जनरल अवेयरनेस के बाद फिर चलोगे फर्दर आपका यहां पे हिंदी के आ जाएंगे, आपके अरिथमेटिक एबिलिटी के बात करेंगे। यहां देखिए अरिथमेटिक एबिलिटी आपका आ जाएगा मैथ, ये आया आपका मैथ की बात। मैथ में भी आपको 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की बात चलेगी। सिमिलर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे हिंदी के 20 और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां देखिए जनरल इंग्लिश की आप बात करोगे यहां पे 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स यहां पे हैं। जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसके बेसिस पे ये पूरा पीडीएफ दिया गया था, वो मैं आपको केवल और केवल एक दिखाने के लिए यहां पे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो लास्ट सेक्शन हमारा आता है हिंदी, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे फ्रॉम द नॉन फार्मा रीजन के बाद अब हमारा यहां पे शुरू होगा दैट इज द डिसिप्लिन 1, यानी हमारा जो अपना टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल तो सभी के लिए होगा ना, लेकिन जो टेक्निकल है वहां पे हमारा फार्मेसी का जो डाला गया वो डिसिप्लिन 1 डाला गया। अब डिसिप्लिन 1 में आप जब देखोगे तो यहां पे भी आपके सेक्शन वाइज दिए गए और उस सेक्शन वाइज पूरे 100 क्वेश्चन हमारे यहां पे दिए गए। सो ये टोटल अगर आप जब देखोगे आपके टोटल हो जाएंगे 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स का ये पेपर होगा, यानी 2 घंटे का ही आपका ये टोटल पेपर देखने को भी मिलेगा। तो अब इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, टाइम भी होनी चाहिए और साथ ही साथ वो प्रॉपर नॉलेज हर सब्जेक्ट वाइज भी आपको एक्वायर करना है। चलिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये जो मैं आपसे पेपर की बात कर रहा हूं इट वाज हैपेंस ऑन द 18 नवंबर 2021 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। अब ये 200 क्वेश्चंस हैं तो एक वीडियो में नहीं, इसको हमने डिफरेंट पार्ट वाइज 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है और 4 सेक्शन में हम ये टोटल 200 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। उससे पहले जरा फार्मा और नॉन फार्मा के डिवीजन को देखिएगा। फ्रॉम द फार्मा सेक्शन की बात करोगे जो हमारे 100 क्वेश्चंस आए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। नॉन फार्मा की बात करोगे यहां पे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट्स आएगा और टोटल 100 क्वेश्चंस। अब ये जो आपके हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, पार्ट 1 में 49 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। लेटर ऑन हमारे 50 क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में होंगे फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे दैट इज द जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस और फोर्थ पार्ट में हमारा होगा जनरल अरिथमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्माकोलॉजी में आपको देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इनके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग नॉलेज एक बार लेना जरूरी है। सो पहला क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ATP to CAMP इज। अब ये क्या है सर?
इसके लिए बहुत सिंपल आंसर है कि आपने रिसेप्टर पढ़े होंगे। रिसेप्टर में आपने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर यानी जीपीसीआर पढ़ा होगा और उसके आपने 3 पाथवे पढ़े होंगे। सीएएमपी पाथवे जिसको एडिनाइल साइक्लेज पाथवे भी कहा जाता है, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे या IP3DAG पाथवे भी कहा जाता है, एंड थर्ड आता है डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन। अब ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन होता है एडीपी में, एक फॉस्फेट निकल जाता है, देन एडीपी से एएमपी बनता है यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, और वहां पे हमारा एंजाइम स्पेशल लगता है एडिनाइल साइक्लेज विच फॉर्म द साइक्लिक एएमपी। सो एटीपी से सीएएमपी बनाने वाले एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज। सिंपल आंसर है, अगर आप ए से ही निकाल दोगे तो एडिनाइल आपको इसी में मिलेगा। हां, जब इसी तरह जब जीटीपी से सीजीएमपी फॉर्मेशन की बात किया जाएगा तब वहां पे लगता है ग्वेनाइल साइक्लेज, और सिंपल आंसर यहां पे आपको मिल गया, दैट इज द सीएएमपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल साइक्लेज होता है। ग्वेनाइल साइक्लेज जीटीपी से सीजीएमपी बनाता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम हमारा होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सीएएमपी और सीजीएमपी। सीएएमपी का मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम हमारा फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 और सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म करने वाला हमारा एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोनियाजिड फेनिट्वाइन इंट्रैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिट्वाइन टॉक्सिसिटी इज रिजल्ट ऑफ। अब आइसोनियाजिड और फेनिट्वाइन को कभी साथ में नहीं देना चाहिए, वरना वो एक दूसरे पे अपने इफेक्ट को हैम्पर्ड करते हैं, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, फेनिट्वाइन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। बताइए ये किस टाइप का ड्रग इंट्रैक्शन है? इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीशन, इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म, इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन। अब मेरे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो और याद करो, जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो तो वहां पे 2 टाइप की ड्रग आती है, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। मींस वो ड्रग जो साइटोक्रोमल एंजाइम को इंड्यूस करती हैं वो एंजाइम इंड्यूसर कहलाती हैं, और वो ड्रग जो साइटोक्रोमल एंजाइम को इनहिबिट करती हैं एंजाइम इंड्यूसर इनहिबिटर कहलाती हैं। और आइसोनियाजिड इज वन ऑफ द मेजर एंजाइम इनहिबिटर, यानी वो साइटोक्रोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। अब साइटोक्रोमल एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ड्रग मेटाबोलाइज हो रही थी उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो जाएंगे। सिमिलर आंसर यहां पे आप देखिए, आप अगर आइसोनियाजिड क्या करते हैं, हमारे साइटोक्रोमल एंजाइम को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देती हैं, एंड दिस साइटोक्रोमल एंजाइम वाज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिट्वाइन। अब अगर फेनिट्वाइन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फेनिट्वाइन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ये किस टाइप का इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। कितना सिंपल है ना। इस अगर आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन, जब उन दोनों का इंट्रैक्शन पूछा जाए जिसकी वजह से पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो जाते हैं, दैट इज इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीशन। जब आप प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो अलग अलग टाइप के यहां पे आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाला इंट्रैक्शन हमारा किससे रिलेटेड है, दैट इज सिंपली एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term associated with the rapid onset and progress of disease is termed as। अब आप डिजीज पढ़ते होगे तो 2 सिचुएशन आती है, एक्यूट और क्रॉनिक। जब रैपिड ऑनसेट होता है और फास्ट रिमूवल भी हो जाता है, दैट इज द एक्यूट। लेकिन स्लोअर ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन में हमारी वो डिजीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। लोकल और सिस्टमिक तो हम अकॉर्डिंग टू द साइट बोलते हैं ना, कि अगर लोकल किसी पॉइंट पे है तो लोकल है, और अगर हमारे टिश्यूज में है, इनसाइड द बॉडी है, ब्लड में है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, तो वो हमारा सिस्टमिक में आता है। तो इनका तो इस क्वेश्चन से रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन हमारा किसका है, इन दोनों का। लेकिन अगर यहां पे लिख गया रैपिड ऑनसेट तो आ जाएगा आंसर एक्यूट, अगर स्लोअर ऑनसेट होता तब आंसर हो जाता क्रॉनिक। तो अभी इस क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर क्या हो गया, एक्यूट डिजीज। नाम आपने सुना है,
acute disease come with the rapidly onset and are accompanied with the distinct symptoms that require urgent a short term care. ये जल्दी इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन chronic condition slower to develop, लेकिन अगर एक बार हो गई तो सही करने में भी काफी लंबा टाइम लग जाता है. The antisense drug used for the treatment of cytomegalovirus in patient with the AIDS. वैसे इस क्वेश्चन को कंफर्म करो ना, साइटोमेगेलोवायरस के लिए अगर सिर्फ अकेले ड्रग पूछी जाती तो आप शायद वहां पे आंसर करते ग्वेनसाइक्लोविर, लेकिन सर यहां पे हमारा ग्वेनसाइक्लोविर तो है नहीं, ऑप्शन पे ही नहीं है, क्या करें. लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ड्रग फॉर द साइटोमेगेलोवायरस इन द एड्स. अब आप जरा इनके नाम में किसी में देखिए, अगर विर मिल रहा है तो वो एंटीवायरल ड्रग है. क्या यहां पे विर है, क्या यहां पे विर है, क्या यहां विर है? नहीं सर. एक पहचान ही हमारी है कि जितनी भी एंटीवायरल ड्रग हैं उन सब में VIR यानी वायरस का शॉर्ट फॉर्म मिलेगा. एसाइक्लोविर, गनसाइक्लोविर, हमारा बात करेंगे आपका फोमिवर्सन, जितने भी रिटनाविर, इंडेनाविर, नेविर, विर लग जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज अब ये भी समझिएगा, फोमिवर्सन हमारी पहली एंटीसेंस ड्रग थी जो आइडेंटिफाई की गई थी, NIH द्वारा ये डिस्कवर की गई थी, और हां बाद में नोवार्टिस ने इसका क्या किया था, लाइसेंस भी लिया था, FDA अप्रूवल भी लिया था फॉर द साइटोमेगेलोवायरस डिजीज इन द एड्स पेशेंट. लेकिन लेटर ऑन, और हां ये पहली एंटीसेंस ड्रग हमारी बनाई गई थी, लेटर ऑन पता चला इसमें थोड़ी टॉक्सिसिटी ज्यादा है, तो बाद में इसको आगे चल के 2000 में इसको बैन भी कर दिया गया था. लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो फोमिवर्सन आपको यहां पे आंसर करना है. दैट इज द फर्स्ट एंटीसेंस ड्रग विच वाज अप्रूव्ड फॉर द साइटोमेगेलोवायरस पेशेंट इन द एड्स कंडीशन. आप चाहे तो ये पूरी कहानी इसकी पढ़ सकते हो. इज अ एंटीसेंस एंटीवायरल ड्रग दैट वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगेलोवायरस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट विद द एड्स. It was discovered in the NIH and licensed with the Novartis in 1998. This was the first drug which was used as a antisense drug, but later on it was withdrawn from the market due to the toxicities. The specialized cells known as the astrocytes are present in which of the following biological barrier in the body? Blood cerebrospinal fluid barrier, ऐसा डायरेक्टली तो कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं. सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, कैपिलरी इंडोथीलियल बैरियर. आपसे पूछा जा रहा है एस्ट्रोसाइट सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर इज द एस्ट्रोसाइट्स एंड ग्लियल सेल्स. जब आप ब्लड ब्रेन बैरियर के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, वहां पे एस्ट्रोसाइट्स और ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक हमारी जो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है ना, फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिलरी इंडोथीलियल मेम्ब्रेन, ये तो होती ही है, लेकिन इसके साथ में एक स्पेशल प्रोटेक्शन कवरिंग एस्ट्रोसाइट्स और ग्लियल सेल्स का बनता है, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली हमारे ब्रेन में नहीं जा सकता है, और वही हमारा कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर इन विच मेनली द एस्ट्रोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट. ट्रिपल बी की बात चल रही है और वही यहां पे सिंपल आंसर था. इसलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पे देखोगे ब्लड ब्रेन बैरियर में नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये ब्लड वेसल्स होती है, उसके बाद हमारी यहां पे इंडोथीलियल लेयर होती है, ये होता है, दैट्स ऑल. लेकिन जब आप बात करते हो ब्रेन की, तो आपको वहां पे देखो डिफरेंट एक लेयर अलग से यहां पे देखने को मिलेगा, एस्ट्रोसाइट्स, पेरीसाइट्स, ग्लियल सेल्स की, जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन कवरिंग बनाता है, और इट बिकम द सेमी परमिएबल और एनी सब्सटेंस व्हिच इज हाईली लाइपोफिलिक दैट कैन ओनली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, अदरवाइज इट्स नॉट. द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन B12 बाउंड इज, ओके, विटामिन B12 की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किस प्रोटीन से होती है? थोड़ा सब्र करिए और पेशेंस करिए. प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप की होती है मेनली? 4 टाइप की मेनली. एल्ब्यूमिन जो हाईएस्ट अमाउंट में होती है, देन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, देन हमारी ग्लोबुलिन आ जाती है जो हमारी मेजर में आती हैं. अब अगर आपसे बोला गया एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन सर ये तो विटामिन B12 है, अब ये किससे बाइंड करेगी? हां जी सर, थर्ड वाली ग्लोबुलिन. अच्छा, ग्लोबुलिन भी 2 टाइप की होती है, अल्फा 1 एंड बीटा 1, इवन अल्फा 2 बहुत रेयर होती है. सो मेजरली विटामिन B12 विल बाइंड विद द अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1
ग्लोबुलिन, गलती से आप एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये हमारी बेसिक ड्रग नहीं है कि ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगी। सो हमने क्या बोला, मेनली अल्फा 1 ग्लोबुलिन या बीटा ग्लोबुलिन से हमारा विटामिन B12 बाइंड करती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूज होता है, सर हीमोग्लोबुलिन भी इसी में आ जाएगी क्या? हीमोग्लोबिन नहीं। पहली बात समझिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन नहीं है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंतर हमारा प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमारा विटामिन B12 उससे बाइंड कर जाएगा क्या, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू द बायोइक्विवेलेंस स्टडी? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। खैर, ये मैं कहूंगा फार्माकोलॉजी से ज्यादा ये बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा ये समझना जरूरी है कि बायोइक्विवेलेंस स्टडी क्या होती है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी इज मेनली कैरिड आउट फॉर द जेनरिक ड्रग, जहां पे हम दो डोजेस फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग का हम क्या करते हैं, बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं, जहां उनकी बायोअवेलेबिलिटी चेक की जाती है। और अगर उन दोनों ड्रग में, उन दोनों डोजेस फॉर्म में हमारा जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है वो 20% से लेस है वेरिएशन में, तो ओके है, लेकिन अगर वेरिएशन 20% से ज्यादा है तो वो बायोइक्विवेलेंट नहीं कहलाती हैं। और इसमें एक ही ड्रग है जो सबसे ज्यादा जिसमें रिस्क पोटेंशियल देखने को मिलता है इन द बायोइक्विवेलेंस स्टडी, और वो है ग्रिशियोफुल्विन। हाँ जी, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन एंटी फंगल डेरिवेटिव ग्रिशियोफुल्विन विच इज केराटोफिलिक इन नेचर, कॉजेज द मेटा, हमारा यहां पे अरेस्ट करता है, मेटाफेज को अरेस्ट करती है, दैट इज द ग्रिशियोफुल्विन। ये इसमें बायोइक्विवेलेंस स्टडी हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। सो टेस्ट फॉर द ग्रिशियोफुल्विन यहां प्रोपोर्शनली हमारा क्या है, वो इक्विवेलेंट स्टडी नहीं आती है और वेरिएबल होता है। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज, ये तो बहुत बेसिक, आपने कई बार मेरे क्लासेस में आपने सुना भी होगा कि एक हमारा होता है एब्जॉर्प्शन, देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन, देन आता है मेटाबॉलिज्म, एंड लास्ट इज द एक्सक्रीशन। ये आपने नाम सुनते हैं, पढ़े हैं आपने। यहां पे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कंबाइंडली बोला जाता है इलिमिनेशन, और अगर इलिमिनेशन में हमारा ऐड कर दिया जाए क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये दोनों चीजें मिलके बन जाएंगी क्या, डिस्पोजिशन। तो मैंने आपसे यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन यानी मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन दोनों जुड़ के बन गए एलिमिनेशन, और अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डिस्पोजिशन बन जाएगा। सो राइट आंसर इज द सी आंसर, और यही यहां पे करेक्ट आंसर है, दैट इज द elimination and distribution get combinedly called as the disposition। हाँ, elimination में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन अलग रहता है, एब्जॉर्प्शन की कहानी इन सब में से किसी से ऐड नहीं होती है। The antibiotic having mechanism of action attributed to mucopeptide synthesis inhibition। ओके, आपसे पूछा गया कि एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो म्यूकोपेप्टाइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बहुत सिंपल आंसर है। जब आप सेलवॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ते होगे ना, जिसमें पेनिसिलिन, जिसमें हमारी सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनेम यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आ जाती है, वेंकोमाइसिन हमारी आती है, साइक्लोसेरिन हमने यहाँ पे देखा होगा, साथ ही साथ अगर आप बात करोगे हमारा बैक्ट्रोपिनॉल डेरिवेटिव बेसिप्रेशन पे भी हमारी आ जाती है, ये सारी ड्रग हमने पढ़ी है। लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है, यहां पे पूछा गया है म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिशन। देखो, क्लोरमपेनिकॉल तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन है, हटा दीजिएगा। पेनिसिलिन हमारी ट्रांसपेप्टिडेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज को इनहिबिट करके क्या करती है, हमारा क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है, सिंथेसिस को नहीं इनहिबिट करती है। समझते जाना मेरी बात को। साइक्लोसेरिन की बात करोगे, ये हमारे एलेनिन रेसिमेज और एलेनिन लाइगेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा पेंटापेप्टाइड नहीं बनता है। लेकिन बेसिट्रेशन इज द मेजर वन विच इनहिबिट द बैक्ट्रोप्रिनॉल विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेंटापेप्टाइड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल। अब सोचिए, सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल पे नहीं जाएगी, क्या वहां पे थ्रू द ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या इसका
मैं बोलूं तो इसका क्या सिंथेसिस हो पाएगा, या मैं बोलूं क्या इसका हमारा मर्जर हो पाएगा, क्या चेन इलोंगेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वही जो चेन इलोंगेशन नहीं होगा तो सिंथेसिस नहीं होगा। सो राइट आंसर इज द बेसिट्रेशन। और यही क्वेश्चन बड़ा मजेदार यहां पे पूछा गया, इसलिए ध्यान से देखना। इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, हर ड्रग का अपना अपना मैकेनिज्म और एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेशली अबाउट। ये जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन है ना, बताइए इनमें से 9th सेक्शन कौन सा है। हाँ, टोटल हमारे 27 सेक्शन होते हैं और इन 27 सेक्शन में हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन डिजाइन की गई हैं। अब आपसे 9th नंबर की बात किया जाएगा तो वैसे मैं आंसर दे दूंगा सर यहां पे एंटी पार्किंसन ड्रग आपकी आएंगी, एंटी पार्किंसन ड्रग। लेकिन अगर आपको बाकी सारी लिस्ट के सेक्शन देखने हैं, एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहां पे मैंने सारी चीजें कंप्लीट कराने की कोशिश किया है। आप सेक्शन 9 पे देखोगे एंटी पार्किंसन आएगा, सेक्शन 1 पे जैसे हमारा एनेस्थीसिया आता है, सेक्शन 2 पे हमारा एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक डेरिवेटिव, सेक्शन 3 एंटी एलर्जिक, सेक्शन 4 एंटी डॉट्स आता है, सेक्शन 5 पे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग आते हैं, सिमिलर इम्यूनोलॉजिकल हमारे सेक्शन 19 पे आते हैं, डायरेटिक सेक्शन 16 पे आते हैं। एक बार इसकी टेबल का स्क्रीनशॉट लेके जरूर करिएगा। सो सेक्शन 9 एंटी पार्किंसन ड्रग, जहां पे ये मेरी ड्रग मेजली आती हैं, लिवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन और ब्रोमोक्रिप्टिन मिथाइल मिसाइलेट हमारी ड्रग आती हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फार्माकोलॉजी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द जूरिस्प्रूडेंस भी पूछे गए, जो काफी इजी और वन लाइनर आंसर थे। इनको पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे। पहला क्वेश्चन, द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का स्टैंडर्ड किस में आता है? डिटॉल, लाइजॉल, फिनॉल, क्रिशॉल, ये सब हमारे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड में आते हैं। और ये सभी में एक चीज कॉमन क्या है? शेड्यूल ओ, डिटॉल ओ। देखो, पी की बात करेंगे, पैक साइज और लाइफ पीरियड हमारा आ जाता है पी और पी1 में। जे में इनक्यूरेबल डिजीज आती है, आर में हमारा मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कंडोम्स का हमारा यहां पे पूरा स्टैंडर्ड आ जाते हैं। आपसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का पूछा गया, सिंपल आंसर आप ओ लगा सकते हैं, यहां पे आप सारी चीजें आ जाएंगी। द शेड्यूल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एक चीज आपने शायद ध्यान दिया हो, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्पल नहीं, जूरिस्प्रूडेंस में क्या आता है? ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर बैलेंस। तो यहां पे आपसे एप्लीकेशन प्रोफार्मा पूछा गया है, तो और कुछ सोचने की जरूरत है क्या? शेड्यूल के की बात करेंगे, ओके फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। E1 की बात करोगे बायोलॉजिकल, यहां पे हमारे पॉइजन्स आ जाते हैं। D1 की बात करेंगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, डी की बात करते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट की बात आ जाती है। तो सिंपल आंसर ए लगाने में कितना टाइम लगता है? इसलिए बार बार कहूंगा शेड्यूल से देखिए 2 क्वेश्चन आया है, आपके इस बार भी देखने को मिलेगा। शेड्यूल को लाइटली में मत लीजिएगा, एक बार प्रॉपर डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। The subsequent penalty on the offense related to the manufacturing, sale, distribution, stocking, exhibition, offering for sale or distribution of spurious drug but not manufactured under the name of any other drug। देखिए, हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ चीजें एकदम क्लियर है कि मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड ड्रग बिल्कुल भी ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना स्टोर, ना स्टॉक, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके अंतर्गत करोगे तो हाँ, इसमें आपको इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या है? सब्सिक्वेंट पेनाल्टी की बात है, तो ऑलमोस्ट यहां पे आपको 6 से 10 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का फाइन देखने को मिल सकता है। नहीं, imprisonment for not less than 6 years to 10 years and fine not less than 10,000। imprisonment 10 year 5,000 नहीं, 2 to 4 नहीं। सो सिंपल आंसर यहाँ पे आपके बी आंसर आ जाएगा। स्पूरियस ड्रग की बात आप कभी भी करोगे ना तो सब्सिक्वेंट में नॉट लेस देन 6 to 10 year एंड फाइन अप टू द 10,000 रुपीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इन द सब्सिक्वेंट कन्वेक्शन। तो ये रहे आपके आज के पार्ट 1 के क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस। अदर क्वेश्चन भी आपके रेंडमली यहां वहां डिस्ट्रीब्यूटेड और भी आपको फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके डिफरेंट पार्ट्स में आएंगे। सो आगे टीचर्स आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ आज यहीं तक। थैंक यू।
हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीडीसी क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और इस सेक्शन में मैं आज आपको इस पार्ट में डिस्कस कराने जा रहा हूं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फार्मासिस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2021 का फार्मास्यूटिक्स सेक्शन। दोस्तों इसमें ये एग्जाम आपका 18 नवंबर 2023 को हुआ था और इसमें इसमें आपको जितने भी फार्मास्यूटिक्स सेक्शन के क्वेश्चन आए थे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आज हम इस सेक्शन में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ये सेक्शन आपका फार्मास्यूटिक्स होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 14, इससे पहले आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड? ऑप्शन ए सल्फोनामाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन सी फिनोबार्बिटॉल और ऑप्शन सी डी एस्पिरिन। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, तो सस्पेंशन को बनाने के लिए दो टाइप के सॉलिड यूज कर सकते हैं, इंडिफ्यूजिबल सॉलिड और डिफ्यूजिबल सॉलिड। ये सॉलिड जो होते हैं, चाहे इंडिफ्यूजिबल हो या डिफ्यूजिबल हो, ये सॉलिड दोनों कैसे होते हैं अगर देखें बात करें इसमें, तो ये इनसॉल्युबल टाइप के होते हैं। लेकिन इनडिफ्यूजिबल जो होते हैं वो डिफ्यूज बड़ी आसानी से, इसको हम क्या कह सकते हैं कि डिस्पर्स कराएं तो आसानी से डिस्पर्स नहीं होते, तो ये इनको इंडिविजुअल सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन एक ऐसा सॉलिड है, एक ऐसी ड्रग है जो कि इंडिविजुअल नेचर की होती है और डेफिनेटली इसका सस्पेंशन बनाएंगे तो हम उस सस्पेंशन को बोलेंगे सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिविजुअल सॉलिड। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस टाइप के सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, साथ ही साथ ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, आसानी से डिस्पर्स नहीं होते। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसके कारण से, इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको इंडिफिजिबिलिटी के कारण, जो आपका कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, या कह सकते हैं कि डोज यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको सुटेबल सस्पेंडिंग एजेंट और विस्कोसिटी बिल्डिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं, इसके कारण इनकी जो इंडिफिजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल सॉलिड क्या होते हैं, बड़ी जल्दी से सेटल डाउन होते हैं, इनका सेडिमेंटेशन बहुत तेजी से होता है। इसलिए दोस्तों हमें इस टाइप के सब्सटेंसेस, इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं उनको भले ही इंडिफ्यूजिबल रहे लेकिन उनका सेडिमेंटेशन स्लो करना होगा। एग्जाम्पल देखें अगर इंडिविजुअल सॉलिड कौन कौन से होते हैं, कैलामाइन, हाइड्रोकोर्टिसोन, सल्फर प्रेसिपिटेट और जिंक ऑक्साइड, ये सब एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं। वहीं यदि बात करें इंटरनली यूज होने वाले इंडिविजुअल सॉलिड्स, मतलब इंटरनली सस्पेंशन के लिए, एस्प्रिन, एरोमेटिक, चॉक पाउडर चॉक, फिनोबार्बिटोन, सल्फामिडिन और सक्सिनिल सल्फथियाजोल। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके इंडिविजुअल सॉलिड वाला क्वेश्चन। चलिए अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन सर्फेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सर्फेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टीप्लाई 100। ओके, तो यहां पर अडल्ट डोज वाज इस टाइप का जो फॉर्मूला जो दिया सरफेस एरिया रिलेटेड जो फॉर्मूला था, वो किसने क्या किया, किसने इसको सजेस्ट किया, प्रपोज किया? तो यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो यंग फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर किसकी, पेशेंट की, अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं डिलिंग फॉर्मूला। तो डिलिंग फॉर्मूला में क्या रहता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू, ठीक है, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज अपॉन 20 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद कैटजेल फार्मूला जो होता है उसको हम देखेंगे, फ्राइड फार्मूला होता है चाइल्ड डोज अपॉन एज इन मंथ्स अपॉन 150 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। तो यहां पर अगर देखें ये भी नहीं होगा, तो बचता है हमारे पास सी। कैटजेल फॉर्मूला जो होता है आपका सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है दोस्तों, किससे, सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों यहां पर कैटजेल फार्मूला सरफेस एरिया से रिलेटेड फार्मूला है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, ये फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाइल्ड डोज इक्वल टू, अगर हम बात करें चाइल्ड डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड
अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर, ये अडल्ट का सरफेस एरिया होता है, इनटू अडल्ट डोज। तो यहां से हम इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इससे आंसर हमारा मिल जाएगा जो भी कुछ होगा। चलिए, तो कैडियल फॉर्मूला ये सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो मैंने आपको बताई, यंग फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, डिलिंग फॉर्मूला और कैडियल फॉर्मूला, जो कि हमारा क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट असेट? इन्वेंट्री, क्वायरम, टेंडर, डिबेंचर। तो यहां पर इन्वेंट्री क्या होता है, करंट असेट क्या होता है दोस्तों, ये जानने वाली बात है। करंट असेट वो फाइनेंशियल या कह सकते हैं वो कैपिटल होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको परचेस करते हैं और सेल कर सकते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर करंट असेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इस टाइप का करंट असेट होता है। यस, ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें, करंट असेट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ असेट दैट आइदर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश टू पे फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड फंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो ये कहलाते हैं करंट असेट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म यूज करके उसको हम सेल करते हैं, अपने पास होल्ड करके उसको सेल कर सकते हैं, तो उसको करंट एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, इन्वेंट्री जो होते हैं आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट कंटेंट इन डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन। डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन बनाने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? डाइमिथाइल फॉर्माइड, इथाइल एसीटेट, अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल। तो दोस्तों यहाँ पर डाइमरकैप्रोल, इन तीनों के टाइप के अगर सॉल्वेंट यूज करें तो इनमें अनस्टेबल होता है। अगर बेंजाइल बेंजोएट यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट तो उसमें क्या होता है, डेफिनेटली वो स्टेबल होता है, इसलिए हम बेंजाइल बेंजोएट को प्रेफर करेंगे एज अ सॉल्वेंट, किसके लिए, डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन के लिए। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। डाइमरकैप्रोल इंजेक्शन में क्या होता है, बेंजाइल बेंजोएट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द सिंथेटिक फैट बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नॉन एज विटिप्सोल, मस्सास्टेराइनम, मस्सूपॉल और विकोबी। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को इस तो वैसे वैसे आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपका सिंथेटिक फैटी बेसिस होते हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइप की सपोजिटरी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर क्या मिक्सचर है, डाई ट्राई एंड मोनोग्लिसराइड का। तो मिक्सचर मतलब मिस मतलब मस्सा, और ग्लिसराइड मतलब एस्टर है, तो एस्टराइनम। तो मस्सा एस्टराइनम, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्सा एस्टराइनम। तो जो मस्सा एस्टराइनम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं मस्सा एस्टराइनम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी, मस्सा एस्टराइनम। यस, चलिए आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहां पर विटिप्सोल जो है आपका ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल, मस्सास्टाइनम कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ डाइट्राइन ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी बेसिस, और ये मस्सूपॉल भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 4000 इज इक्वलेंट टू 1 in 400, सॉरी, 1 in 400 इज इक्वलेंट टू 0.1%, 0.25%, 0.04%, 0.143%। यस, तो बड़ा सिंपल है, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है दोस्तों, 1/400 कर दीजिए। ओके, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे वाला ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 100/400%, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.25%। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.25%। यहां पर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। यस, तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है? अमोनिएटेड मरकरी ऑइंटमेंट,
कैलामाइन ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट और आयोडीन ऑइंटमेंट। तो देखिए आयोडीन ऑइंटमेंट को दोस्तों इसको याद रखना, आयोडीन ऑइंटमेंट जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन मेथड से बनाया जाता है और इसमें दो मेथड यूज करते हैं, एक में फ्री आयोडीन होती है और एक में कंजुगेटेड आयोडीन्स होती है। मतलब एक में आप फैटी एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कराते हो आयोडीन को और एक में आयोडीन को फ्री रखते हो, फैटी एसिड में इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकते। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास डी आयोडीन ऑइंटमेंट। क्या होगा दोस्तों? डी आयोडीन ऑइंटमेंट। चलिए चेक करते हैं हम लोग। यस, डी आयोडीन ऑइंटमेंट। तो आप देख सकते हैं ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। केमिकल रिएक्शन मेथड से आप आयोडीन ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करोगे। दो तरह की आयोडीन, एक में फ्री आयोडीन होती है और इसमें एक में कंबाइंड आयोडीन होती है, जिसको हम नॉन जो कंबाइंड होती है उसको स्ट्रॉन्ग आयोडीन, जो फ्री होती है उसको स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट उसका एग्जांपल है, और जिसमें कंबाइंड होती है उसमें नॉन स्टैंडिंग आयोडीन ऑइंटमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा, लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली यूज कर टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटी। स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, कैविटी पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो ईयर ड्रॉप आपका लिक्विड प्रिपरेशन है, लेकिन कहां पर है? इसको हम कैविटी में अप्लाई कर रहे हैं, ईयर कैविटी में, तो ये नहीं होगा। इनेमा आपकी लिक्विड प्रिपरेशन है लेकिन कैविटी में अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर? रेक्टल कैविटी, तो ये भी नहीं होगा। डॉचेस आपकी डिफरेंट टाइप की कैविटीज में अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कैविटीज में अप्लाई करते हैं, जैसे कि वजाइना, फेरेंजियल, ईयर और नोज, सॉरी ईयर नहीं, आई और नोज में अप्लाई करते हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, कोलोडियन। कोलोडियन लिक्विड प्रिपरेशन होती है, कैसी होती है दोस्तों? लिक्विड प्रिपरेशन होती है और एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं सूटेबल एप्लीकेटर की हेल्प से। किससे दोस्तों? सूटेबल एप्लीकेटर की हेल्प से हम इसको यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोलोडियन। चलिए, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलोडियन क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि पायरिजाइलिन, इसमें क्या होता है? पायरोजाइलिन होता है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, जिसको हम इथाइल और इथाइल ईथर और एथेनॉल जो आपके कह सकते हैं कि सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करके हम अप्लाई करते हैं, किसकी हेल्प से? सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से। तो मतलब कोलोडियन को बनाने के लिए हम पायरोजाइलिन यूज करते हैं। पायरोजाइलिन का सॉल्यूशन किसमें प्रिपेयर किया जाता है? इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल में। ओके, और जब ये सॉल्वेंट जो इथाइल ईथर और एथेनॉल जब एवापोरेट हो जाते हैं तो एक फिल्म बनती है पीछे, किसकी? पायरोजाइलिन की फिल्म बनती है, किसकी? पायरोजाइलिन की। इनेमा ये आपके रेक्टम में यूज किए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के केस में स्पेशली यूज करते हैं। डाउचेस डिफरेंट टाइप की बॉडी कैविटी में, स्पेशली रिंसिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और आई ईयर ड्रॉप आपकी आई में, और सॉरी ईयर में यूज किए जाते हैं, सॉरी ईयर कैविटी में यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के पर्पजेस के लिए, लुब्रिकेटिंग एक्शन के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन के लिए, या फिर दूसरे एक्शंस के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। The number of grams required for prepare 8 ounce of 6% solution of mercury chloride, 35 gram in 8 ounce makes 1% solution। ओहो, चलिए क्वेश्चन में ही आंसर छुप गया, क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। तो यहां पर देखिए, ठीक है ना, 1% बनाने के लिए यहां पर कितना? 6% बनाने के लिए 8 ऑन ऑफ 6%। तो यहां पर 8 ऑन, ठीक है ना, 1% में 8 ऑन के मेक्स 1% है, 8 ऑन जो 1% है तो 35 ग्रेन्स है। और यदि 8 ऑन 6% है तो 6 टाइम हो जाएगा ना। देखिए 1% में 35 ग्रेन है, 8 ऑन के 1% में 35 ग्रेन है, तो 8 ऑन के 6% में कितना होगा? 35 मल्टीप्लाई 6, 35 मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 एंड 21, 210। यस, 210 ग्रेन्स, 208 ग्राम्स, सॉरी ग्रेन्स नहीं ग्राम्स। ओके, क्या होगा? ग्राम्स, नॉट ग्रेन्स। ओके, तो यहां पर देखिए 8 ऑन्स में कितना ग्रेन? नहीं, मैं फिर से बोलूंगा आपको, यहां पर ग्रेन नहीं है, ग्राम है। तो 8 ऑन्स 1% में 35 ग्राम होता है।
तो 8 ऑन 6% में कितना होगा, 35 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 210 ग्राम्स। क्या होगा दोस्तों, 210 ग्राम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। 8 ऑन मेक्स 1% सॉल्यूशन इक्वल टू 35 ग्राम्स। तो 8 ऑन 6% सॉल्यूशन 35 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 210 ग्राम्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट, क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट, carries outward cash discount from creditor, printing and stationery, advertisement। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां पर होगा कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। कैश डिस्काउंट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर ने कैश डिस्काउंट दिए, क्रेडिट किया, तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होगा। चलिए, तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को के लिए भी आप तैयार करिए, रखिएगा। ड्रग स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट से आते हैं सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रपल रिप्रेजेंट, हाफ स्क्रपल में कितना होता है, 20 ग्रेन्स, 10 ग्रेन, 40 ग्रेन्स और 60 ग्रेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 10 ग्रेन्स, क्योंकि 1 स्क्रपल इक्वल टू 20 ग्रेन्स होता है। तो 10 स्क्रपल इक्वल टू कितना, और 10 स्क्रपल हाफ स्क्रपल इक्वल टू कितना होगा, 10 ग्रेन्स होगा। देखिए 1 ग्रेन इक्वल टू 0.05 स्क्रपल, मतलब 1 स्क्रपल इक्वल टू कितना होगा आपका, कितना होगा 1 स्क्रपल। देखिए यहां पर इसको देखें हम, इसको इस तरीके से देखें, 20 ग्रेन्स इक्वल टू 1 स्क्रपल। तो हाफ स्क्रपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ग्रेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 ग्रेन्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, 10 ग्रेन्स। ओके, चलिए। Which of the following is used as an antioxidant for aqueous injection? बहुत अच्छा क्वेश्चन, aqueous injection। तो aqueous injection के लिए हमें aqueous solution preparation, aqueous solution जो कह सकते हैं aqueous solubilize या वाटर soluble एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए थायोकार्बामाइड, ऑप्शन बी थायोसेमी कार्बाजोन, ऑप्शन सी थायोयूरिया और ऑप्शन डी थायोमर्साल। तो दोस्तों थायोमर्साल तो प्रिजर्वेटिव होता है और एज सच इन दोनों को कहीं भी एंटीऑक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया। इसमें एकमात्र जो ऑप्शन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और वो भी किस तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये भी कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये भी कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेसिकली अगर कैटेगरी के बारे में बात करें तो वाटर सॉल्युबल रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल दिए गए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, थायोरिया, ये सभी के सभी एक्वस सिस्टम में यूज किए जाते हैं क्योंकि ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आते हैं चेन ब्लॉकिंग एजेंट, जो कि आपका ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं, और इसमें सभी के सभी ऑयल सॉल्युबल होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, बीएसटी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, टोकोफेरॉल। इसके अलावा सिनर्जिस्टिक, मिलजुल कर काम करने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा जो फ्री जो कह सकते हैं ट्रेस मेटल को ट्रैप करने वाले चिलेटिंग एजेंट, जिसके कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर ये एंटीऑक्सीडेंट की टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन इन कोर्स डिस्पर्शन, किसके लिए दोस्तों, कोर्स डिस्पर्शन, द कंडीशन वेयर नो क्लियर सुपरिटेंडेंट इज शो ऑन स्टैंडिंग इज नॉन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर कोर्स डिस्पर्शन की बात हो रही है और कुछ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो यहां पर किस टाइप के कोर्स डिस्पर्शन की बात हो रही है और सुपरिटेंडेंट की बात हो रही है। तो सुपरिटेंडेंट किसके केस में दिखता है, सस्पेंशन के केस में दिखता है। और कौन सा, तो यहां पर कोर्स डिस्पर्शन कौन सा हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो ये बात हो रही है सस्पेंशन की, और सस्पेंशन जब शुरुआत में अगर हम देखें सस्पेंशन को, तो इस तरीके से ड्रग इसमें सस्पेंडेड रहती है,
तो इसको बोलते हैं हम इनिशियल वॉल्यूम। फिर उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो आपका ड्रग है वो बॉटम में इस तरीके से, या कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल इस तरीके से सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर ऊपर केवल क्या रह जाता है, सुपरनेटेंट। इसको बोलते हैं हम सुपरनेटेंट, और इसको बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे सेडिमेंट। तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट। तो यहां पर एफ एक एक पैरामीटर होता है, किसके लिए, सस्पेंशन के लिए हम यूज करते हैं, सस्पेंशन की इवेल्युएट करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट अपॉन इनिशियल हाइट ऑफ सस्पेंशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर इसकी जो अगर देखें वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जीरो जीरो अगर हो गए तो टोटल इनस्टेबिलिटी होती है, जीरो अगर है तो टोटल इनस्टेबिलिटी है, और यदि 1 है तो उस केस को आइडियल केस, आइडियल कंडीशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या होगा कि सुपरनेटेंट किस केस में, देखिए, इन कोर्स डिस्पर्शन द कंडीशन वेयर नो क्लियर सुपरनेटेंट इज शोन ऑन स्टैंडिंग इज नॉन एज, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। तो सुपरनेटेंट क्लियर कब नहीं होगा, जब आपकी वैल्यू, आपकी जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की वैल्यू है वो एक के आसपास होगी, तो यहां वहां पर सुपरनेटेंट क्लियर नहीं होगा। एक के आसपास होगी या एक पर होगी, अगर हम बात करें, स्पेशली अगर बात करें, तो यदि मान लीजिए आपके जो आपका सुपरनेटेंट है एकदम से क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो एफ की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफ इक्वल टू वी अल्टीमेट अपॉन वी नॉट, इनिशियल हाइट ऑफ, इसको बोलते हैं इनिशियल अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट और इनिशियल हाइट ऑफ सस्पेंशन। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 अगर है तो टोटल इनस्टेबिलिटी, 1 है तो फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम, और कई बार डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के केस में इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी देखी गई है, 1 से ज्यादा भी देखी गई है। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर है आपका फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड इन दी फार्मेसी एंड थेरेप्टिक कमेटी। पीटीसी फार्मेसी थेरेप्टिक कमेटी वह कमेटी होती है जो कि ड्रग से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, या कह सकते हैं ड्रग के यूज से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी होती है उनको रिकमेंड करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको बोलते हैं पीटीसी। पीटीसी में अगर बात करें, इसके कंपोजिशन को बात करें, तो इसमें अलग अलग कह सकते हैं कि पर्सन होते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट 3 फिजिशियन रखे जाते हैं जो कि इस कमेटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो यहां पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी, 3 फिजिशियन। यस, तो यहां पर अगर देखें पीटीसी का स्टाफ के बारे में बात करें, पीटीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, तो 3 फिजिशियन, 1 फार्मासिस्ट, 1 नर्सिंग स्टाफ, 1 एडमिनिस्ट्रेशन, और यहां पर इंपॉर्टेंट जो होता है, जो जिसका जो प्रेसिडेंट होता है, या कह सकते हैं चेयरमैन होता है, वो फिजिशियन होता है। कौन होता है, फिजिशियन, और जो सेक्रेटरी होता है वो फार्मासिस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडवाइस ऑन प्रिस्क्रिप्शन होरा सोमनी मीन्स क्या होता है, इन द इवनिंग, वंस अ डे, एट बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग। होरा सोमनी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। होरा मीन्स होता है आवर्स, टाइम, और सोमनी होता है सोने वाले टाइम, और सोना। सोमनी मतलब सोना, और होरा मतलब होता है टाइम। तो सोने का टाइम इन द इवनिंग नहीं होगा, वंस अ डे नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग इन द नहीं होगा, एट बेड टाइम, सोने का समय क्या कहलाता, बेड टाइम कहलाता। होरा मतलब आवर्स और सोमनी मतलब सोना। तो बेड टाइम को हम होरा सोमनी से, एच एस से क्या करते हैं, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, एच एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, होरा सोमनी मतलब एच एस एट बेड टाइम। चलिए सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं होरा सोमनी एट बेड टाइम। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन द पेरेंटल एज। इमल्सिफाइंग एजेंट पूछा गया है, तो ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे जो हाईली बायोकंपेटेबल हो।
स्पेशली अगर बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो, और भी थोड़ा सा आगे बात करें तो एम्फोलाइटिक कैटेगरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एम्फोलाइटिक कैटेगरी। तो अगर यहां पर देखें मिथाइल सेलुलोज आपका होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, लेकिन उसको पेरेंटल के लिए इतना अच्छा यूज नहीं करते, बोरेक्स को भी नहीं यूज किया जाता। यहां पर मेनली जो यूज करते हैं हम लेसिथिन को यूज करते हैं। लेसिथिन एक एम्फोलाइटिक टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, हाईली बायोकंपेटेबल होता है, इसलिए हम इसको मोस्ट कॉमनली प्रेफर करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, लेसिथिन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो कि आपके एक्सिपिएंट्स है, जो कि आपके किस में यूज किए जाते हैं, आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर अगर हम देखें तो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, पीएमए, मिथाइल पैराबेन, बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल और क्लोरोब्यूटेनॉल यूज करते हैं। वहीं एंटीऑक्सीडेंट में आप रिड्यूसिंग एजेंट, चैन ब्लॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। बफरिंग एजेंट में डिफरेंट टाइप के बफर्स, चिलेटिंग एजेंट में डाइसोडियम एडिटेट, टॉनसिल एडजस्टिंग एजेंट में NaCl और मैनिटॉल, इमल्सिफाइंग एजेंट में लेसिथिन और सस्पेंडिंग एजेंट में जिलेटिन, पेक्टिन, मिथाइल सेलुलोज, PEG। तो जिलेटिन जो होता है, स्पेशली अगर बात करें जिलेटिन और मिथाइल सेलुलोज, ये आपके सस्पेंडिंग एजेंट है। हालांकि इनको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का भी काम करते हैं, लेकिन बेस्ट यहां पर ये पेरेंटल में एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमिथाइल डोडिसाइल अमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड्स। बहुत बड़ा सा नाम है, डाइमिथाइल डोडिसाइल अमीनो प्रोपेन सल्फोनेट। तो आपको सल्फोनेट दिख रहा होगा, तो हमें पता है सोप, सल्फेट और सल्फोनेट एनायनिक नेचर के होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, लेकिन पूरा हम ऑप्शन देखते हैं। डाइमिथाइल डोडिसाइल अमोनियो भी है, इसमें अमोनियो भी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वो दिखाई देते हैं जब किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस क्या होता है आपका, किस टाइप का होता है? वो एम्फोलाइटिक नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस नेचर का होता है? वो एम्फोलाइटिक नेचर का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एम्फोलाइटिक। डाइमिथाइल डोडिसाइल अमोनियो प्रोपेनेट प्रोपेन सल्फोनेट जो होता है वो आपका एम्फोलाइटिक नेचर का होता है, ना कि कैटायनिक, एनायनिक या फिर नॉन आयनिक। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, आगे बढ़ चलते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एनायनिक में SLS, कैटायनिक में एसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, नॉन आयनिक में पॉलीऑक्सी इथाइलिन लॉरेल ईथर, और एम्फोलाइटिक है ज्यूटरायनिक टाइप के सब्सटेंस है, डाइमिथाइल डोडिसाइल अमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सैचुरेशन बाय साल्टिंग आउट, सुपर सैचुरेशन बाय evaporation of solvent, super saturation by cooling, super saturation by adiabatic evaporation। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन, इतनी भी जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, ये सुपर सैचुरेशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसमें? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। सुपर सैचुरेशन कंडीशन क्या होती है कि जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और क्या होने लगता है आपका, एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, उसके लिए हम सुपर सैचुरेशन कंडीशन लेके आते हैं। तो यहां पर क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर के लिए सही आंसर है सुपर सैचुरेशन बाय एवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एवापोरेशन करके हम क्या करते हैं, यहां पर इस टाइप के क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर नाम के अपरेटस में हम क्या लेकर आते हैं? सुपर सैचुरेशन लेकर आते हैं। ओके, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर क्रिस्टलाइजेशन के लिए सुपर सैचुरेशन यहां पर इंड्यूस होता है किसके? एवापोरेशन ऑफ हॉट सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अमोंग द सरफेस एक्टिव एजेंट क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज, क्वाटरनरी क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड पूछा है। तो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी मतलब नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, और नाइट्रोजन की जो बैलेंसी यहां पर 4 है, और जब नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 हो जाती है, क्वाटरनरी मतलब, क्वाटरनरी अमोनियम मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 होती है, और नाइट्रोजन की बैलेंसी जब 4 होती है तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वेटिंग एजेंट होगा नहीं, इमल्सिफाइंग एजेंट भी नहीं होगा, ना एनायनिक एजेंट होगा, ये कैटायनिक एजेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। जितने भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स रहते हैं, जितने भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स रहते हैं, उन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैटायनिक एजेंट्स होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैटायनिक एजेंट्स, सॉरी डी, कैटायनिक एजेंट।
चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर एनायनिक में एल्काइल सल्फेट सोप्स, कैटायनिक में क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स, नॉन आयनिक में एथॉक्सिलेटेड एलिफेटिक अल्कोहल और पॉलीऑक्सी इथाइलिन सर्फेक्टेंट, और ड्यूटेरानिक में बीटेंस और एम्पो एसिटेट्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स sold or service rendered to customer is known as the matching concept, the revenue realization concept, the cost concept, the entity concept। देखिए क्वेश्चन में क्या आता है कि यहां पर द अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड, इनकम को मेजर कर रहे हैं, द अमाउंट चार्ज फॉर गुड सेल, जो भी आपने गुड सर्विस या गुड्स को सेल किया था, ठीक है ना, कस्टमर के लिए, वो उसके उसके चार्ज को उसको मेजर कर रहे हैं, इनकम को उसके हिसाब से मेजर कर रहे हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट, द रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, द कॉस्ट कंसेप्ट और द एंट्री कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया द रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्योंकि रियल में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वास्तविकता में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो कब आएगा कि जो एक्चुअल प्राइस पे जो आपने सोल्ड किया है, आपने सेल किया है गुड्स को या सर्विस को, उसके हिसाब से निकल के आएगा। तो यहां पर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज अ मेथड एसोसिएटेड विद द, इसको शॉर्ट में फीफो मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या किस में आती है एसोसिएट? परचेज प्रोसीजर, जी नहीं। कोडिफिकेशन ऑफ आइटम, जी बिल्कुल नहीं। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में भी नहीं। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के लिए ये मेथड यूज की जाती है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहां पर डी राइट आंसर, और ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको फीफो मेथड के नाम से जानते हैं, और यहां पर और भी बहुत सारी मेथड होती है, इसमें आपका नीफो भी होता है, हीफो होता है, हीफो, लीफो। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसमें क्या होता है? अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव फर्स्ट एंड इशू फर्स्ट, जिस मटेरियल को पहले आपने रिसीव किया था उसी को पहले आपको इशू करना। तो यहां पर जो अर्लियर मटेरियल था उसके लिए पैसा देने के लिए, उसको परचेस करने के लिए आपके हाथ में एक पैसा मौजूद रहेगा, ठीक है, आप पेमेंट कर पाएंगे। मतलब सपोज आपने 10 आइटम्स खरीदे, तो 10 आइटम खरीदे, तो 10 आइटम्स को परचेस किया, फिर उन 10 आइटम्स के जो पैसा बचा उससे हम नेक्स्ट 10 आइटम्स परचेस कर पाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, एक तरीके से प्राइसिंग मेथड है एक तरीके से। Which of the following method is an example of water soluble and water miscible suppository base? Question number 35। तो वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल, सपोसायर बेस इमल्सिफाइंग बेस होता है, कोको बटर फैटी बेस होता है, विकोविग ये भी आपका सिंथेटिक बेस होता है। तो ये सब फैटी बेस होते हैं सभी के, सपोसायर, कोको बटर और विकोविग। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लिसरिनोटेड जिलेटिन, ग्लिसरिन भी है और जिलेटिन भी है, तो दोनों कैसे होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे। दोनों कैसे होंगे दोस्तों? वाटर सोल्यूबल। तो ग्लिसरिनेटेड जिलेटिन जो होगा वाटर सोल्यूबल बेस में आएंगे। डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओलियजिनस बेस में कोकोआ बटर, सिंथेटिक फैट्स, हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नेल ऑयल, एक्वस बेस में ग्लिसरोजनेटेड बेस, सोप ग्लिसरीन और पीजी, और इमल्सिफाइंग बेस में मस्सा स्ट्रैंडम, वेटप्सोल और मस्सूपॉल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैस अपर्चर साइज 180 माइक्रोन करस्पॉन्ड टू, मतलब आपका मैस का साइज 180 माइक्रोन है, तो वो किस सीव नंबर में होता है 180 माइक्रोन? ये क्वेश्चन हमको देखना है। मतलब इसके अकॉर्डिंग सीव नंबर क्या होगा? ऐसी सीव नंबर जिसका अपर्चर का साइज 180 माइक्रोन है। सीव नंबर 40 नहीं, बिल्कुल नहीं, अपर्चर साइज बहुत छोटा है। सीव नंबर 44 ये भी नहीं होगा। सीव नंबर 100 ये भी नहीं। करेक्ट आंसर है सीव नंबर 85। सीव नंबर 85 का नॉमिनल अपर्चर साइज जो रहता है वो 180 माइक्रोन होता है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की सीव है। जैसे सीव नंबर 10, इसका अपर्चर साइज 1.7 mm होता है, 22 का 710 माइक्रोन होता है, 44 का 355 माइक्रोन होता है, 85 का 180 माइक्रोन होता है, और 120 का 125 माइक्रोन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। देखिए दो तरह के जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है आपके मॉइस्चर कंटेंट का। सॉफ्ट जिलेटिन में मॉइस्चर कंटेंट 7 to 10% होता है, लेकिन क्वेश्चन में हार्ड जिलेटिन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हार्ड जिलेटिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 to 16%।
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो नॉर्मल कंडीशन में मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 13 to 16% होता है, 13 से 16% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 13 to 16%। चलिए, तो ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टैबलेट डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट? टैबलेट के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सिपिएंट कौन सा होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, जब फिल्म कोटिंग करते हैं तो उसमें यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सोडियम क्लोराइड तो यूज कहीं नहीं किया जाता। हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज फिल्म फॉर्मर एजेंट होता है। लेकिन डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है आपके डायरेक्ट कंप्रेशन में यूज किया जाने वाला डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट होता है। तो डी इज द राइट आंसर। और ये डाइल्यूएंट के जैसे यूज किया जाता है। कैसे दोस्तों? डाइल्यूएंट के जैसे यूज किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो कि डाइल्यूएंट का काम करते हैं? स्प्रेड्राइड लैक्टोज, लैक्टोप्रेस, फार्माटोज, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल है। सभी के सभी कैसे हैं दोस्तों? डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक टू फेज सिस्टम जेल? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोपॉल जेल, ट्रैकेंथ जेल और पॉलीथाइलिन जेल। तो यहां पर इनऑर्गेनिक पूछा गया है, तो कार्बोपॉल एक तरीके से ऑर्गेनिक है, ट्रैकेंथ भी ऑर्गेनिक है और पॉलीथाइलिन भी ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में तो एक ही दिख रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इनऑर्गेनिक जेल होता है और टू फेज सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहां पर डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे फार्मास्यूटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये DSSB फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। थोड़ा सा हार्ड ही रहता है पेपर का लेवल, इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आगे के डिस्कशन के लिए हम लोग दूसरे टीचर्स के पास चलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के DSSB के एग्जाम में। फर्स्ट जैसे कि देख सकते हैं, एल्यूरॉन ग्रेन्स प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ। जो एल्यूरॉन ग्रेन होता है जो कि सीड में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा टाइप है कह सकते हैं? जैसे कि लिखा है डिफेंसिव प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो एल्यूरॉन ग्रेन होता है, यहाँ पर मेनली एक ये समझ लीजिए एक वैक्यूल है, एक पॉकेट है समझ लीजिए, जहाँ पर प्रोटीन स्टोर होता है स्टेबल फॉर्म में। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? स्टोरेज प्रोटीन इनको हम कहते हैं। जो एल्यूरॉन ग्रेन होता है मेनली एंडोस्पर्म में होता है सीड के, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन का स्टोरेज किया जाता है, इसको हम प्रोटीन बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्टोरेज प्रोटीन कहा जाता है। एक प्रकार का पॉकेट है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे स्टोरेज प्रोटीन। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमें हर्बल ड्रग का, तो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान से स्टडी करिएगा, क्वेश्चन में नॉट लिखा गया है। तो सबसे पहले जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, यहाँ पर ये समझिएगा, ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक, ये जो वर्ड कहाँ से आया है? ऑर्गन से समझ लीजिए। ठीक है, कौन से ऑर्गन? तो आपके सेंस ऑर्गन से आए हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं आई है, ईयर है, ये जो आपका टच है सेंस करने का, तो ये सारे क्या है? आपके सेंस ऑर्गन। और इन्हीं के हेल्प से जब हम किसी चीज़ का इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, तब वो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या फैक्टर कह सकते हैं। जैसे कि हम देखकर कलर को जान सकते हैं, स्मेल कर सकते, नोज के हेल्प से स्मेल कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर आएंगी। ठीक है, ऑर्डर है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? टेस्ट, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हो गया, टेस्ट करके हम जान लेंगे कि बीटर है कि स्वीट है। ठीक है, ऑर्डर सूंघ कर हम लोग जान सकते हैं किस प्रकार से इनका ऑर्डर है, एक्रिड ऑर्डर है कि स्वीट ऑर्डर है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है, तो मॉइस्चर कंटेंट को यदि हमें डिटरमाइन करना है तो क्या कुछ करना होगा? पहले हमें क्या करना है? जैसे कि ये सैंपल है समझ लीजिए कोई, ठीक है, ये क्रूड ड्रग का सैंपल है, इसे हमने क्या किया? वेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इसको हम लोग ड्राई करेंगे, हीट देंगे, इसमें हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद लगभग 105 डिग्री सेल्सियस में हमें हीट करना होता है जब हम मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं।
देन उसके बाद क्या करना होगा, फिर से उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सैंपल का वेट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो वेट है उसमें और यहाँ पर के वेट में डिफरेंस जो होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका मॉइस्चर मीन्स जो मॉइस्चर इसमें कितना प्रेजेंट है ये हमें तभी जाकर डिटरमाइन होगा। इट मीन्स हमें कुछ प्रोसेस करना हो रहा है, हमें देख कर या जान कर या छू कर या फिर टेस्ट कर कर हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा फिजिकल इवेल्युएशन का मेथड हो गया मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। बट ये जो आपका टेस्ट, ऑर्डर और कलर है ये हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर कह सकते हैं, जिसे हम लोग आसानी से देखकर जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसका आंसर हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, जैसे कि क्या 5 आपका मेनली क्या होता है, ये इवेल्युएशन मेथड है, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक जहाँ पर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर, फ्रैक्चर ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं। सेकेंड आपका बॉटेनिकल, ठीक है, बॉटेनिकल इट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल। मॉर्फोलॉजिकल में इनका शेप जो हो गया, ठीक है, इनके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। और जो माइक्रोस्कोपी है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इवेल्युएशन में स्टोमाटा है, ट्राइकोम्स है, इनका इवेल्युएशन कर सकते हैं। फिजिकल में मॉइस्चर कंटेंट है, एस वैल्यू है, इनके बारे में हम लोग एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, इनका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। केमिकल में जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मीन्स HPTLC, HPLC, इनके हेल्प से इनका जो क्वांटिटी है, ठीक है, इनका हम लोग मेजर करेंगे। और बायोलॉजिकल में जो बायोलॉजिकल नाम से क्लियर है, बायो मीन्स क्या है, लिविंग, ठीक है, लिविंग जैसे कि आप कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है, माइस, रैट, इनका यूज़ करके जो फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक एक्शन है उनको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो वो बायोलॉजिकल इवेल्यूशन या स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से 5 जो स्टैंडर्ड मेथड हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, उनको आपको ध्यान में रखना है कि क्या कुछ किसमें हम लोग इवेल्युएट करते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, द प्रोमिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल यूज फॉर एलर्जी रिलीफ इज और आर फ्लैक्सीड, मॉर्डिका, ग्रीन टी, जिनको बायलोबा। तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो मतलब न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से क्लियर है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। पहला तो ऐसे सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट की तरह यूज होती हूँ, और सूटिकल से आप लोग क्या समझते हैं, जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, डोजेस फॉर्म के रूप में प्रिपेयर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रास्यूटिकल है, ठीक है। अब जो एलर्जी की कंडीशन में जो यूज़ हो, मेनली जैसे एलर्जी की कंडीशन में आप लोग कह सकते हैं जब कभी भी आपको स्नीजिंग हो, है ना, तो मेनली ये सारी चीज़ें जैसे कि अस्थमा वाले कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी जैसे कि है तो उसमें कौन सा जो ड्रग है वो यूज़ होता है यहाँ पर, तो वह है आपका जिनको बायलोबा, ठीक है, जिनको बायलोबा का यूज़ किया जाता है। अभी आपने देखा भी होगा कोविड के टाइम में जिनको का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एलर्जिक कंडीशन थी, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। और ये साथ ही साथ ये पाफ एंटागोनिस्ट है, इसलिए अस्थमा जैसी कंडीशन में भी यूज़ में आते हैं, ठीक है। जिनको बायलोबा इस प्रकार से नज़र आता है, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा इमेज को देखकर, ठीक है। और साथ ही साथ ये CNS रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, डिमेंशिया, इनमें यूज़ होता है। एज एसोसिएटेड मेमोरी जो इम्पेयरमेंट होती है उनमें ये यूज़फुल ये होती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी है, न्यूट्रास्यूटिकल की तरह यूज़ में आते हैं। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफेरा, ठीक है, नाम से क्लियर है, ओलियोगम रेजिन, इट मीन्स यहाँ पर जो ड्रग होगा उसमें ओलियो मीन्स ऑयल होना चाहिए, ठीक है, गम एंड रेजिन ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है, 3 चीज़ों का क्या है, मिक्सचर है ये। अब वो क्या हो, कोमीफोरा, तो कोमीफोरा मोल कोमीफोरा मुकुल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ऐसा है जो कि स्टेम का यूज़ करना है हमें, ठीक है, स्टेम का यूज़ हो और वो ओलियोगम रेजिन हो। तो इनमें से कौन सा है, जिंजर, तो जिंजर तो क्या होता है, ये तो आपका राइजोम पार्ट यूज़ होता है, असाफोइटिडा दिया है, मिड दिया गया है और कैम्फर दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका मिर है इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेम पार्ट का यूज़ करते हैं, और ये कोमीफोरा मोल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कोमीफोरा मोल इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, कह सकते हैं, नेम है, और साथ ही साथ इनकी जो फैमिली है बुर्सेरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया है, जरूर से एक बार रीड करेंगे। ओलियोगम रेजिन, जहाँ पर ऑयल, गम और रेजिन का इक्वल मिक्सचर हो तब उसे हम ओलियोगम रेजिन कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है मिर, हमने देखा, गूगल है, और साथ ही साथ सेफेटिडा रहने वाला है इसका एग्जाम्पल।
साथ ही यदि ओलियोरेजिन बस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कैप्सिकम सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो आपको याद रहेगा, कैप्सिकम आपने खाया है तो वो जो कैप्सिकम है वहाँ पर ऑयल और रेजिन दोनों ही के इक्वल मिक्सचर होती हैं, ठीक है। और ये मिर्च जिसको हम बोल भी कहते हैं, ये आप हिंदी लैंग्वेज में यदि बात करें तो इसको बोल के नाम से जनरल लैंग्वेज में हम जानते भी हैं, ठीक है। मीरा बोल भी ऐसा कहा जाता है इस प्लांट को। आगे चलते जाइए। An unpleasant ammonical odor is generated in which of the following drug during storage due to humidity, ठीक है। ये अनप्लीजेंट जो इनका ऑर्डर मीन्स जो खुशबू है, कह सकते हैं अमोनिकल, जो एक प्रकार से अजीब सा खुशबू आता है जब हम लोग कभी भी क्या करें, स्टोर करें ह्यूमिडिटी में। ह्यूमिडिटी में यदि किसी ड्रग को स्टोर कर दिया गया है तो वो अनप्लीजेंट ऑर्डर देगा। तो इनमें से वो कौन सा ड्रग है ये पूछा गया है। सेफ्रॉन है, सिन्नामन है, रुबाब है, एर्गॉट दिया गया है। तो एर्गॉट जो होता है, इनको यदि हम ह्यूमिड कंडीशन में रख दिया जाए या फिर इनको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए, एयर टाइट यदि कंटेनर में नहीं रखा जाए तो इनका जो ऑर्डर है, खुशबू है, वो अमोनिकल आने लग जाता है। ये अनप्लीजेंट ऑर्डर इसमें नज़र आता है, मीन्स आपको फील होगा, ठीक है। तो ये क्या क्योंकि ये जो आपका एर्गॉट है वो सेंसिटिव होता है मॉइस्चर से, ठीक है, सेंसिटिव होता है मॉइस्चर से। यदि इनमें मॉइस्चर यदि गया तो इनमें जो इनका जो ऑर्डर है बहुत ही अमोनिकल मीन्स अजीब सा एक ऑर्डर आएगा, इससे अजीब सी खुशबू आती है। क्योंकि तभी इनको जब हम एर्गॉट को स्टोरेज करते हैं तो ह्यूमिड कंडीशन में नहीं रखा जाता, इसीलिए इनको कूल प्लेस में और क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, जिससे कि अमोनिकल ऑर्डर या फिर जो सड़ने वाली जो एक प्रकार से गंध होती है वो ना आए, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑलरेडी ये फंगस से ऑब्टेन हमें होता है, ठीक है, इसीलिए जब कभी भी यदि हम इसको इन्वायरमेंट में रखें तो और भी ज़्यादा खराब होने के चांसेस होती हैं। आगे चलिए। डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायोसिन किसका एग्जाम्पल है? ट्राइटरपेनॉइड, एल्किलाइडल रेजिन, स्टेरॉइडल सेपोनिन एंड म्यूसिलेज। तो डायोसिन जो कि क्या है, एक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा बहुत से ड्रग हैं, तो उनको जरूर एक बार रिवाइज भी करिए। यहाँ पर जैसे कि डायोसिन पूछा गया है तो ये क्या होते हैं, ये स्टेरॉइडल तो होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइडल सेपोनिन। इनमें जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन रिंग इनमें प्रेजेंट होता है, और ये सेपोनिन मीन्स जो सोप लाइक एक्शन भी इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सेपोनिन के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइडल सेपोनिन ये होते हैं। डायोसिन जो कि डायस्कोरिया डेल्टॉइडी से ऑब्टेन होता है और डायस्कोरेसी जिसकी फैमिली होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्यूबर का मेनली यूज किया जाता है, इस प्रकार से बेल वाला ये प्लांट होता है, ठीक है, लता और बेल कहते हैं, इस प्रकार से प्लांट ये होते हैं और इनका ट्यूबर पार्ट का यूज किया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे ये क्या है, आपका स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है, देख सकते हैं, ठीक है, स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है और ये सोप लाइक एक्शन प्रेजेंट रखते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेपोनिन, ठीक है। तो ये स्टेरॉइडल सेपोनिन होते हैं डायस्कोरिया डेल्टॉइडी, ठीक है, जिससे प्रेजेंट होता है क्या, डायोसिन हमें जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते जाते हैं, और क्या कुछ क्वेश्चन है। द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस फिनॉल, ठीक है। अब जिंजर आपने खाया होगा, ठीक है, अदरक जिसे हम कहते हैं, तो वो जब कभी भी आपने अदरक खाया है तो आपको एक पंजेंट सा मीन्स तीखा सा एक टेस्ट आता है, जरूर से ऑर्डर भी आता है, टेस्ट भी आता है। तो ये जो इसका तीखापन है, पंजेंसी है, वो कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण आता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि स्पेसिफिक किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे आप लोग जरूर से इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जिंजर का पूछा गया है, पंजेंसी किसके कारण है, ऑप्शन देखते हैं, बोर्नियोल, जिंजेरोल, सिनियोल एंड सिट्रल। तो यहाँ पे जिंजर से आपको जिंजेरोल याद रखना है, ठीक है, जिंजर से जिंजेरोल आपको याद रखना है। ये इनका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि जिसके कारण रिस्पॉन्सिबल होता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी, और साथ ही साथ इनकी जो पंजेंसी है, तीखापन है, वो जिंजेरोल के कारण ही होता है, ठीक है। और ये मेनली क्या है, फिनोलिक कीटोन कंपाउंड ये होते हैं। इनका जो नेचर है कह सकते हैं वोलेटाइल ऑयल तो है ही, ये क्या है, फिनोलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कह सकते हैं मेनली इसमें बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे वोलेटाइल है, फैट है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं इसमें, ठीक है। पर इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होता है जिंजेरोल, ठीक है, जो कि क्या है, एक ओलियोरेजिन है। ओलियोरेजिन क्या होता है, ये ओलियोरेजिन है, ऑयल और रेजिन का मिक्सचर है जो कि जिंजेरोल होता है, और फिर फिनोलिक कीटोन कंपाउंड होती है।
आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रिलियंट रेड डाई ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, जो ब्रिलियंट रेड डाई जो कि इंसेक्ट से ऑब्टेन हो। देखिए एनिमल सोर्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आपको सभी सोर्स के क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, एनिमल, मिनरल, ठीक है, या फिर प्लांट, कोई भी मिनरल, मरीन, सभी सोर्स को आपको ध्यान में लेकर चलना है। देखते जाइए, देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिलियंट रेड डाई, ठीक है, जो कि इंसेक्ट से ऑब्टेन हो। तो कौन सा है भाई, जो कॉकिनियल दिया है, कैराजुरिन दिया है, ओचर दिया है और इंडिगो। ठीक है, तो ब्रिलियंट रेड डाई जो है वो इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है, जो कि है आपका कॉकिनियल। ठीक है, सी फॉर आपको कॉकिनियल याद रखना है, और सी फॉर क्या होता है, ये आपका सी ग्लाइकोसाइड्स हैं। ये देखिए इंसेक्ट्स में भी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपका कॉकिनियल है वो क्या होगा, कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, इंसेक्ट से। रेड कलर का इंसेक्ट होगा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इनका इमेज। ठीक है, इस प्रकार से इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये जो इंसेक्ट है इनका जो लार्वा होता है, और मेनली जो फीमेल इंसेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल इंसेक्ट है उनके लार्वा से ऑब्टेन होगा ये जो आपका कलरिंग डाई है, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोकस कैकेटी से ऑब्टेन ये होते हैं, कोकिडी इनकी फैमिली है। सो सी से सारी चीजें हैं, सी ग्लाइकोसाइड में आता है, कोकिनियल है ये। ठीक है, इनका जो सोर्स है कोकस कैकेटी है और कोकिडी फैमिली है, तो ये आपको इजीली से याद हो जाएगा, डिफिकल्टी नहीं होगी, सी फॉर सब कुछ याद कर लेना है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, सी ग्लाइकोसाइड्स के ये एग्जाम्पल है, सी फॉर आपको सब कुछ याद भी रख लेना। कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो लार्वा से ऑब्टेन होगा फीमेल इंसेक्ट। और ध्यान रखिए फीमेल इंसेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो आपका मेनली यूज किया जाता है, तो उसको मेल या फीमेल तो क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए फीमेल इंसेक्ट के लार्वे से ये ऑब्टेन किया जाता है। आगे चलते जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेडिसिन से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, इनको कभी भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है, कौन सा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है अवलेहा, अस्वा, वाटिका एंड सत्वा। तो यदि हम बात करते हैं तो नीचे से चलें, यदि सत्वा और वाटिका ये दोनों क्या है, आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, अस्वा और अरिस्टा इनको याद रखिए, ये क्या है, आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, और जो आपका अवलेहा है ये क्या होता है, ये आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये पेस्ट जैसे नजर आएगा आपको, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ये होते हैं। अस्वा, जितने भी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट भी यूज़ करते होंगे, ठीक है, वो अस्वा के फॉर्म में होते हैं, आपके घर में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये सेमी सॉलिड होते हैं, जैसे कि लेपा हो गया, कलका है, अवलेहा है, ये सारे सेमी सॉलिड फॉर्म होंगे। लिक्विड डोजेज फॉर्म को आप देख सकते हैं, और ये टेबल को जरूर से एक बार स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग याद में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लिक्विड में जैसे कि स्वारस है, हीमा है। ठीक है, साथ ही साथ अरिस्टा और आपका अस्वा और अरिस्टा पूछा ही जाता है, इसको और याद रखिएगा। अर्का, जो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनको याद रखिए, जैसे कि इसमें आप सॉलिड में ले सकते हैं जो आपका चूर्ण हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो आपका वाटिका, सत्वा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कब इसमें क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस है। आगे चलते जाते हैं, द एरोमेटिक वाटर यूज एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्रिप वाटर इज। ठीक है, जो इन्फेंट मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो फ्लॉटिलेंस कह सकते हैं, या फिर स्टमक पेन या स्टमक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन कंडीशन में ग्रिप वाटर का यूज़ किया जाता है। तो कौन सा जो एरोमेटिक वाटर है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कौन वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है ये। ठीक है, जहाँ पर इनका यूज़ हम कर सकते हैं एरोमेटिक, क्योंकि इनमें सारी जो प्रॉपर्टी है ये क्या होते हैं, ये मेनली कार्मिनेटिव होंगे। ठीक है, कार्मिनेटिव होते हैं, और साथ ही साथ ये एरोमेटिक रिस्पॉन्स भी शो करती हैं, बहुत अच्छी भी खुशबू इनसे आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिल वाटर दिया गया है, एनिस वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर एंड कैम्फर वाटर। तो जो आपका डिल है, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है एरोमेटिक वाटर की तरह, कार्मिनेटिव, क्योंकि इनमें एक्शन होती है। मेनली बहुत सारे जो वोलेटाइल ऑयल हैं जिनमें कार्मिनेटिव एक्शन होते हैं। ठीक है, पर यदि हम इन्फेंट के यूज़ के लिए बात करें तो एनिथम ग्रेवियोलेंस। ठीक है, एनिथम ग्रेवियोलेंस, दिल जो है एनिस लाइक ही नज़र आता है, जो जीरा है वैसा ही नज़र आता है, थोड़ा बस डिफरेंस है उनमें, सिमिलरली वो नज़र आते हैं। ठीक है, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, ग्रिप वाटर के लिए। एनिथम ग्रेवियोलेंस इनका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, और अम्बेलिफेरी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, जहाँ पर आप देख पाएंगे इनका यूज़ हम करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट फ्लॉटिलेंस इन
इन्फेंट जो इन्फेंट में फ्लोटिंग गैस बन रहा है, उन सभी इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल ऑयल है, कार्बन है, ठीक है, यूजेनॉल है, एनेथॉल है, ये सारे केमिकल कॉन्स्टेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 50% मेनली इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करेंगे यदि डील की तो उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि पूछे गए हैं आपके DSSB 2021 के एग्जाम में। मिलते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।